हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट प्लेयर बैंक के बारे में। हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो इनका देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। और देखो, उससे पहले थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी। अभी तक हम Q2 में जितने भी रिजल्ट कर चुके हैं, कुछ 25-30 रिजल्ट हम कर चुके हैं। हर रिजल्ट में या तो हमें कुछ ना कहीं स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और अगर वो फाइनेंशियल स्पेस का रिजल्ट है तो वहां पर एसेट क्वालिटी खराब होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी के ऊपर लगातार प्रेशर बना हुआ है हर फाइनेंशियल के ऊपर। तो इसीलिए जो हमारे देश के टॉप बैंक्स हैं या टॉप एनबीएफसी हैं, उनका रिजल्ट एनालाइज करना हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो लीडर है ना मार्केट का, उसी से तो पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई की एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, तो वो बेचारे छोटे छोटे एमएसएमई प्लेयर या माइक्रो फाइनेंस प्लेयर क्या ही कर पाएंगे। तो ये चीज समझ के चलना है। तो जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही ज्यादा बड़ा स्टेक है, और उससे हमें पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री का एक व्यू भी मिल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट से। अगर मैं बात करूं इनके मार्केट कैप से, अगर शुरुआत करें तो 8,84,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और देखो, हमें क्या क्या चीजें देखनी है एक बैंक में। हमें देखना है क्या कासा रेशियो इंप्रूव होना शुरू हो गया, क्योंकि अभी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट चल रहा था, तो लोग बाग अपने करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में से पैसा निकाल रहे थे और टर्म डिपॉजिट कर रहे थे, एफडी बना रहे थे। तो लोगों का सारे के सारे बैंक्स का आप देखोगे, कासा खराब हो रहा था। तो क्या अब ये जो बड़े बैंक्स हैं इनमें रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है? क्या कासा रेशो वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है? हमें एक चीज ये देखनी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है कि भाई आपके लोन बुक में ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। अब लोन बुक में ग्रोथ सपोज आ रहा है 15-20% के आसपास का, और आपका डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं आ रहा, तो फिर वो एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपका फिर वो जो लॉन्जिविटी इन ग्रोथ है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें ये देखना है क्या कंपेरेबल डिपॉजिट ग्रोथ भी आ रहा है क्या, कि अगर बैंक 15% से लोन बुक ग्रोथ कर रहा है तो 15% से क्या डिपॉजिट ग्रोथ भी आ रहा है। अगर ये दोनों आसपास के फिगर है तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही देखना है कि आपकी एसेट क्वालिटी तो कहीं बिगड़ नहीं रही, वो इंप्रूविंग ट्रेंड में है या एटलीस्ट स्टेबलाइज्ड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ग्रॉस एनपी जैसे पूना वाला के साथ हुआ कि 0.7 का आप ग्रॉस एनपी रिपोर्ट कर रहे थे लास्ट क्वार्टर में, और एकदम से वो 0.7 बढ़ के 2.1 की तरफ पहुंच गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एसेट क्वालिटी भी आपका सुधरा हुआ रहना चाहिए। तो मोटा मोटी यही चीज हमें देखनी है। उसके बाद तो छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम देखेंगे ब्रांच एक्सपेंशन कहाँ है, आपका वैल्यूएशन क्या है, रिलेटिवली आप किस पेस पे ग्रो कर रहे हो, क्या आपसे ज्यादा आपकी सिमिलर साइज कंपनी आपसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। वो सारी चीजें तो हमें देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोन बुक ग्रोथ के साथ। तो अगर इनका मैं लोन बुक ग्रोथ देखने जाऊं तो 15.7% के आसपास का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया ओवर अ वाई वाई लेवल। अब देखो, जो अभी इंडस्ट्री में करंट सिनेरियो चल रहा है ना, उसके हिसाब से ये अच्छा ग्रोथ है। बट अगर आप हिस्टोरिकली देखने जाओगे तो आईसीआईसीआई बैंक उन चुनिंदा बैंकों में से रह गया है अब, जो 19-20% के आसपास का ग्रोथ कर रहे थे। आप इनका लास्ट क्वार्टर में भी ग्रोथ देखे जाओगे तो थोड़ा सा इससे ज्यादा ही था। तो वहां पर थोड़ा सा हमें स्लो डाउन देखने को मिला है। तो ये प्रॉब्लम तो हर जगह ही आ रही है। अब ये इसका कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक इंडस्ट्री का व्यू ले सकते हो और समझ सकते हो क्या एटलीस्ट आपका जो कंपनी है, आपका जो आपने शेयर खरीद रखा है, वो कंपनी सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है या सबसे अच्छे पेस पे ग्रो कर रही है, या मार्केट में सबसे अच्छी पोजीशन बना के बैठी है। अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्री में स्लो डाउन है तो कोई कंपनी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये चीज समझ के करना पड़ेगा। अब वहीं अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ देखने जाए तो डिपॉजिट ग्रोथ आया 15.6% के आसपास का। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी अपना जो 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 भी लोन दे रही है वो अपने डिपॉजिट से फुलफिल कर पा रही है। तो बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं बढ़ रहा आपका। तो अगर बैंक इज सपोज 7 टाइम्स लेवरेज, तो 7 टाइम्स लेवरेज को मेंटेन कर रहे हैं, वो लगातार ऊपर नहीं जा रहा कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 नहीं जा रहा। तो इसलिए डिपॉजिट ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, अब बैंक का विल है कि वो 10 टाइम्स लेवरेज पहुंच जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फाइनेंशियल कंपनी को लेवरेज होना ही चाहिए। बट आपका डिपॉजिट ग्रोथ रेट कम है, इस वजह से आपका लेवरेज बढ़ रहा है, वो बुरी चीज है। तो ये चीज समझ के चलना था। और यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इनका डिपॉजिट का ग्रोथ रेट बहुत तगड़ा आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं कासा के बारे में। अब यहाँ पर कासा में हमें इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिला नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप इनका स्लाइड खोलोगे, मतलब प्रेजेंटेशन खोलोगे, और आप जाके देखोगे तो आपको दिखेगा टर्म डिपॉजिट ग्रो एट अ रेट ऑफ 15-16% ओवर वाई लेवल। और जो आपके कासा अकाउंट से बड़े 10%, 10-11% ओवर वाई लेवल। तो आपके जब टर्म डिपॉजिट ज्यादा तेज से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू कासा, तो आपका कासा रेशो खराब हो जाएगा। और कासा क्या है? आपका करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। तो इनका कासा रेशो वाई वाई लेवल एज वेल एज ऑन क्वार्टर क्वार्टर लेवल खराब हुआ। इनका कासा रेशो के बारे में बात करूं तो 40.8% से 38.9% के आसपास में आ गया इनका कासा। अब थोड़ा सा लोन बुक सेगमेंटेशन देख लेते हैं। देखो,
अब एक चीज समझते हैं, कोई भी बैंक के पास मोटा मोटी 3-4 जगह होती है लोन करने की, मतलब 3-4 हम सेगमेंट बना सकते हैं। एक तो हो गया आपका रिटेल लोन, एग्रीकल्चरल लोन, बिजनेस लोन और कॉर्पोरेट लोन। तो अगर किसी भी बैंक का कॉर्पोरेट साइड बहुत ज्यादा हेवी है तो हमें कॉशन देना है, और किसी भी बैंक का एग्रीकल्चरल साइड बहुत ज्यादा हेवी है तो भी हमें कॉशन में रहना है। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट में अगर आपका बहुत ज्यादा लोन दिया हुआ है तो आपका क्या होगा, एक साथ बहुत ज्यादा एनपी आने का प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। और ऐसा पिछले टाइम में कुछ कुछ बैंकों के साथ हुआ भी है, और आईसीआईसीआई बैंक उनमें से एक था। तो ये चीज हमें समझ के चलनी है। अब अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 53% आता है हमारा रिटेल लोन से, 6% आता है हमारा रूरल लोन से, 18% आता है हमारा बिजनेस बैंकिंग से, और जो बचा हुआ 21% है वो आता है हमारा डोमेस्टिक कॉर्पोरेट से। एक इनका ओवरसीज वाला भी सेगमेंट है, बट उसको कोई देखने का मतलब ही नहीं है। अगर आप देखो 2.6% के आसपास का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल लोन बुक में, तो उसको देख के आप क्या ही करोगे। और उसमें अगर मैं आपको ग्रोथ नंबर बता दूं तो 6% का उसमें डी ग्रोथ आया है। देखो डोमेस्टिक बैंक है, डोमेस्टिक नंबर देखो 97-98% नंबर ठीक हो गया, वो 2% खराब भी चला गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमें डोमेस्टिक वाले डिवीजन पे फोकस करके रखना है, बस हमें उतना ही देखना है। अब अगर ग्रोथ देखें हर डिवीजन की, तो डोमेस्टिक बुक जो है, जो आपका ओवरऑल इन तीनों को मिला दें कि कॉर्पोरेट को मिला दो, और आप अपने रिटेल को मिला दो, बिजनेस बैंकिंग को मिला दो, रूरल को बना दो, तो उसने ग्रो किया बाय 16.4% ओवर वाई वाई लेवल। उसमें अगर हम सब सेगमेंट करने जाए तो रिटेल में ग्रोथ आया 14% का, रूरल में ग्रोथ आया 16% का, बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आया 30% का, बट इसका ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम है, ये चीज देख के चलना है हमें। और कॉर्पोरेट में ग्रोथ आया 12% का ओवर वाई वाई लेवल। तो इनके सारे के सारे सेगमेंट अच्छा करे। जहां तक मेरे को याद आ रहा है एचडीएफसी बैंक भी तो कोटक बैंक का ये कॉर्पोरेट वाला डिवीजन उतना अच्छा नहीं किया। उसका भी हम रिजल्ट एनालिसिस बनाएंगे Q2 का, वो हमारा पेंडिंग चल रहा है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यही है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो सबसे बड़ा पोर्शन है, 53% ऑफ द ओवरऑल लोन बुक, दैट इज आपका रिटेल लोन। अब रिटेल लोन में किस किस तरीके के लोन करते हैं, तो इतना बड़ा बैंक है, हर तरीके का लोन करता है। आप गोल्ड लोन ले लो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लो, मॉर्गेज मॉर्गेज लोन ले लो, किसी भी तरीके का लोन ले लो, सब तरीके का लोन करता है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बहुत बढ़िया काम है। और इसमें से मेजोरिटी 63%, तो 53% का आपका रिटेल लोन है, उसमें से 63% आता है हमारा मॉर्गेज लोन से, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या होम लोन से या टॉप अप लोन से। तो ये चीज भी हमें समझ के चलना है। तो ये दीज आर कंप्लीटली सिक्योर्ड लोन्स, तो यहाँ पर आपको कभी भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर उसमें हम ग्रोथ के बारे में बात करें तो उसमें ग्रोथ थोड़ा सा ठंडा था, 10-12% के आसपास का ग्रोथ आया। रिटेल सेगमेंट में फास्टेस्ट ग्रोइंग जो सेगमेंट था वो था क्रेडिट कार्ड बिजनेस। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आया, 29-30% के आसपास का ग्रोथ आया। और इनका वही फ्लैगशिप कार्ड तो वही है जो अमेजोन के साथ ये लोग कोलैबोरेशन में बेचते हैं, तो उसके भी बहुत अच्छे नंबर्स आए। बट ओवरऑल जो इनका रैंकिंग है ना क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा मार्केट शेयर ये लोग लूज कर रहे हैं वहां पर। तो वो चीज का हमें ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो चलिए यही थी कहानी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एसेट क्वालिटी के ऊपर। तो ये एक ऐसा बैंक है जिसने अपनी एसेट क्वालिटी अभी इतने खराब समय में भी इंप्रूव करी है, इनकी एसेट क्वालिटी खराब हुई नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम देखने जाएं कोटक महिंद्रा बैंक का एसेट क्वालिटी में इशू आ गया, मतलब हमारे देश के इतने बढ़िया बढ़िया बैंकों का अगर एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, और उस टाइम आईसीआईसीआई बैंक अपना एसेट क्वालिटी सुधार रहा है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट एक कंपनी ने निकाला है। तो ये चीज भी हमें समझ में आ रही है। इनका ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हो गया, इनका ग्रॉस एनपीए इंप्रूव होके पहुंच गया 1.97% फ्रॉम 2.08% के आसपास। और अगर हम बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए पहुंच गया 0.42% के आसपास। तो हर जगह हमें इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला, और यही हम एक कंपनी से चाह रहे हैं कि भाई अगर आपके सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर आप बहुत तगड़े पेस पे ग्रो नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अपनी मार्केट लीडरशिप तो मेंटेन रखो। अगर जब जब आपका इंडस्ट्री में रिवर्सल आएगा, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी प्लेयर आप ही होने चाहिए। ये चीज हमें समझ के चलना है। अब थोड़ा सा अगर बात करें कॉस्ट ऑफ फंड्स और यील्ड के बारे में, तो कंपनी का थोड़ा सा निम्स में कंप्रेशन हो रहा है। तो निम्स में कंप्रेशन क्यों हो रहा है, देखो निम्स का क्या फॉर्मूला है। निम्स का फॉर्मूला है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो सॉरी कॉस्ट ऑफ यील्ड है, यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरिंग करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल लोन एसेट्स करेंगे। तो जो आपका स्प्रेड है, स्प्रेड डिवाइडेड बाय टोटल लोन एसेट, तो जो आपका स्प्रेड है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर जा रही है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर जा रही है, और आपका यील्ड उस पेस पे नहीं बढ़ पा रहा। तो इसकी वजह से इनके निम्स में हमें थोड़ा सा कंप्रेशन देखने को मिला, फ्रॉम 4.53% टू 4.27% ओवर अ वाई लेवल। बट ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है, रेट कट ऑलरेडी यूएस में आ चुका है,
इंडिया में जब जब अभी 1 महीने, 1.5 महीने बाद जब रेट कट होगा, तब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। यहाँ पर सिर्फ हमें देखना है कि आप अपनी लीडरशिप मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये जो यील्ड की प्रॉब्लम है, ये जो निम्स की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें ट्रांजिशनरी होती हैं कि 1 क्वार्टर में तकलीफ दिया, 2 क्वार्टर में तकलीफ तकलीफ दिया, उसके बाद सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। ठीक है। अब फाइनली नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम बात करें इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 15% ओवर वाई लेवल और टोटल इनकम वेंट अप बाय 29% ओवर वाई लेवल। अब देखो, इंटरेस्ट इनकम आपका बढ़ा 15% से, टोटल इनकम आपका बढ़ गया 29% से। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि आपका अदर इनकम वाला जो कंपोनेंट है उसने बहुत सपोर्ट किया। पर अदर इनकम में क्या आता है कि भाई जैसे बैंक के लिए अदर इनकम क्या हो गया कि भाई आपने सपोज जैसे आप अमेज़न पे देख रहे हो, अमेज़न पे आपने देखा कि ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है, उसमें वो ₹200 का वो प्रोसेसिंग फीस दिखाता है, तो प्रोसेसिंग फीस जाता है हमारा अदर इनकम में। अगर आप सपोज आपने क्रेडिट कार्ड पे कुछ भी शॉपिंग किया और उसके ऊपर आपको आपको उसने ईएमआई पे कन्वर्ट करा लिया, तो जो आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ गया वो दैट इज़ अदर इनकम। आपने कोई नया क्रेडिट कार्ड लिया, नए क्रेडिट कार्ड के लिए जो आपने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दिया, एंट्री फीस दी, दैट इज़ अदर इनकम। कि इस तरीके की जितनी भी इंटरेस्ट के अलावा जो ब्याज के अलावा जितनी भी कमाई है दैट इज़ अदर इनकम। इनको अदर इनकम में बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिला और उसका रीज़न क्या है कि आप अच्छा क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो, आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो, उसमें आपको पैसा वापस मिल रहा है और उस टाइम ये वाला क्वार्टर जो है उसमें थोड़ा स्पेंडिंग भी ज़्यादा रहा, इसकी वजह से आपको अदर इनकम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला। तो ये चीज़ पे हमने समझ ली। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 29% ओवर अ वाई लेवल। तो देखो, अब यहाँ से चीज़ समझनी पड़ेगी हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ा 29% और अब हम देखेंगे पार्ट कितना बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पार्ट के बीच में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा प्रोविजंस और दूसरा आता है हमारा टैक्स। टैक्स रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, टैक्स में कभी भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। कोई वन ऑफ इवेंट हो गया तो हो गया, नहीं तो टैक्स हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जो आपका वेरिएबल है दैट इज़ प्रोविजंस। तो यहाँ पर हमें समझ में आएगी कहानी क्या हो रही है। अगर मैं बात करूँ and the PAT went up by 19% over a YOY लेवल। इसका मतलब क्या है? थोड़े से आपने प्रोविजंस बढ़ाए तो ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी है तो आपके प्रोविजन बढ़ाने में उतना ज्यादा दिक्कत आ नहीं रहा है। आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिल गया क्योंकि आपने उतने ज्यादा पेज पर प्रोविजन नहीं बढ़ाया। तो आपने अपना जो लोन बुक था उसको बढ़ाया बाय 15-16% के आसपास और आपने अपना जो पार्ट है पार्ट को बढ़ा दिया 19% के आसपास, तो बढ़िया बात है। अगर हम ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो इन्होंने 26 नई ब्रांचेस ऐड करी इस क्वार्टर में और अब टोटल ब्रांच काउंट पहुंच गया इनका 6613 ब्रांचेस के आसपास। ठीक है, अब ये सारी चीजें होगी बैंक के बारे में। तो जो आईसीआईसीआई बैंक का मेन बिजनेस था उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब देखो थोड़ी सी फाइनली 2 मिनट की बात कर लेते हैं हम इनके कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस पे। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक खरीदते हो तो आप बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में छोटा छोटा शेयर होल्डिंग खरीदते हो। तो आपके पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भी थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, आपके पास आईसीआईसीआई एएमसी का भी थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, आपके पास जो लाइफ इंश्योरेंस वाला बिजनेस है उसका भी थोड़ा प्रॉफिट आता है और जो इनकी फॉरेन वाली एंटिटीज है उनका भी प्रॉफिट आता है। तो उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबने अच्छा ही किया। इंश्योरेंस वाली जो फर्म है इनकी जो सब्सिडरी है उसने भी अच्छा किया। इंश्योरेंस को हम देखते हैं एम्बेडेड वैल्यू से, तो उनका एम्बेडेड वैल्यू ग्रो किया बाय 43% ओवर वाई लेवल। तो वहां पर भी कहानी बहुत बढ़िया हुई। अब अगर एएमसी के बारे में बात करें तो कैपिटल मार्केट लिंक्ड बिजनेस है, 45% का वहां पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिला, एक्सेप्टेबल ग्रोथ, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री नहीं है और हम आईसीआईसीआई बैंक का शेयर खरीद रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए, ना कि आईसीआईसीआई एएमसी के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। सिक्योरिटीज के बारे में बात करें तो सिक्योरिटीज में भी 26% के आसपास का ग्रोथ आया। तो मोटा मोटी अच्छा रिजल्ट अगर हम सिचुएशन जो करंट चल रहा है उसके हिसाब से देखने जाए, ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से इससे ज्यादा रेट का ग्रोथ। हम चाहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक मतलब खुद मैनेजमेंट भी यही चाहता है कि वो ग्रो करे बिटवीन 18, 20, 21% के आसपास। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।